बच्चों स्वागत है फिजिक्स इट्स इजी में। और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 3 पर। अध्याय का नाम है सरल रेखा में गति। और आज हम लोग बात करने वाले हैं चाल के बारे में, वेग के बारे में और एक समान गति के लिए स्थिति समय तथा वेग समय के बीच ग्राफ बनाएंगे। तो इन बातों पर हम लोग आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले के यदि वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक के माध्यम से इसके पहले वाले वीडियो में, जिसमें हमने विस्थापन और दूरी के बारे में विस्तार से बात किया है, आप उसको ज़रूर देख लें। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले चाल के बारे में। तो जैसा कि कोई वस्तु यदि समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो हम उसे गतिशील वस्तु कहते हैं। और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उसके अंदर चाल और वेग की बात की जा सकती है। चाल के बारे में अगर परिभाषा दें तो चाल बराबर होता है किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई को चाल कहते हैं। या फिर इसको हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी वस्तु द्वारा किसी दिए गए समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई और समय अंतराल के अनुपात को चाल कहते हैं। अर्थात चाल बराबर क्या होता है? चली गई दूरी, चली गई कुल दूरी बटा समय अंतराल। हम इसको गणितीय रूप में कई प्रकार से व्यक्त करते हैं। जैसे चाल को या तो हम u से व्यक्त करते हैं या फिर इसके लिए v भी नोटेशन लिया जाता है। तो u या v दोनों में से कोई भी नोटेशन हम चाल और वेग के लिए काम में ले लेते हैं। तो चाल को या तो u से प्रकट करते हैं या v से प्रकट करते हैं। चली गई दूरी को हम कई बार s से प्रकट करते हैं, समय अंतराल को t से प्रकट करते हैं। या फिर अगर मैं दोनों में से एक नोटेशन ले लेता हूँ u, तो हम इसको ऐसा भी लिखते हैं कि x2 माइनस x1 बटे t2 माइनस t1। अर्थात यदि वस्तु प्रारंभ में x1 स्थिति पर थी t1 समय पर और t2 समय पर वो x2 स्थिति में है, तो चली गई दूरी x2 माइनस x1 बटे t2 माइनस t1 ये चाल को व्यक्त करेगा। या फिर हम इसको अगर संक्षिप्त में बात करते हैं तो डेल x अपॉन डेल t भी लिखते हैं। ये सारी चीज़ें एक ही है, बस लिखने के तरीके अलग अलग हो गए। मूल रूप से यह है कि चली गई दूरी और समय अंतराल का अनुपात जो है वो चाल कहलाता है। जहाँ तक मात्रक का सवाल है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड या फिर एक जो व्यवहारिक मात्रक है वो है किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा ये व्यवहारिक मात्रक है। जैसे हम किसी भी वस्तु की चाल जो बताते हैं वो किलोमीटर प्रति घंटा में बताना पसंद करते हैं। बस जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी, कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी, मोटरसाइकिल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी, इत्यादि इत्यादि। तो इसका मात्रक ये हुआ। और चाल जो है वो चूंकि दूरी और समय का अनुपात है, इसलिए यह एक अदिश राशि है। इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, कुल चली गई दूरी। जैसे एक वस्तु है वो यहाँ से चलना प्रारंभ करे, अगर यहाँ जाएगी फिर यहाँ जाएगी फिर यहाँ आएगी, तो वो A से लेकर पहले B पर गई, फिर C पर गई, फिर D पर गई। ये माना कि दूरी x1 है, ये दूरी x2 है, ये दूरी x3 है। यहाँ लगा समय t1 है, यहाँ लगा समय t2 है, यहाँ लगा समय t3 है। तो हम अगर औसत चाल की बात करें तो क्या हो जाएगा? u बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे t1 प्लस t2 प्लस t3। ये क्या चीज़ है? औसत चाल। ये औसत चाल को प्रकट करेगा, क्योंकि अगर a से b के बीच की बात करेंगे तो x1 बटे t चाल हुई, b से c की बात करेंगे तो x2 बटे t2 चाल हुई, c से d की बात करेंगे तो x3 बटे t3 हुई। पर अगर हम पूरे की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? औसत चाल, कि भाई A से लेकर D तक पहुंचने में औसत इस चाल से उस वस्तु ने गति की है। तो ये हमारी बात थी चाल के बारे में। अब हम बात करते हैं वेग के बारे में।
वेग को परिभाषित करते हैं, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय अंतराल। किसी भी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन, विस्थापन यानी कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी, उसको हम विस्थापन कहते हैं। एक निश्चित दिशा में किसी वस्तु के द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसको विस्थापन कहा जाता है। तो विस्थापन बराबर वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। एक ग्राफ के माध्यम से यदि आप इसे समझेंगे, एक चित्र के माध्यम से यदि समझेंगे, तो मैं सोचता हूँ कि आसानी से हम अपनी बात को समझ पाएंगे। एक वस्तु ए से चलना प्रारंभ होती है, वो बी पर जाती है, फिर सी पर जाती है और डी पर चली जाती है। तो यदि हम ए से बी की बात करें तो ए से बी की चली गई दूरी x1 है, बी से सी की चली गई दूरी x2 है, सी से डी की दूरी चली गई x3 है। ध्यान दीजिएगा, ये चली गई दूरी है, ए से बी का विस्थापन x1 होगा, बी से सी की दूरी x2 है, बी से सी का विस्थापन x2 होगा। किंतु यदि हम ए से सी की बात करें तो ए और सी के बीच विस्थापन इस डॉटेड लाइन के द्वारा प्रकट होगा। अगर ए और डी की बीच की बात करें तो ये विस्थापन इस डॉटेड लाइन के द्वारा प्रकट होगा। मैं यहाँ पर इसको x12 कह देता हूँ और इसको x13 कह देता हूँ। मतलब x12 क्या है, ए और सी का विस्थापन है, x13 क्या है, ए और डी का विस्थापन है। अर्थात एक निश्चित दिशा में अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति का जो अंतर है उसको विस्थापन कहते हैं। तो वेग जो है वो विस्थापन और समय अंतराल के बराबर होता है। अब यदि हम बात करें सिर्फ कि वेग को यदि v से u से प्रकट कर दें या v से प्रकट कर दें v, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विस्थापन उसको हम x से प्रकट कर रहे हैं और समय को यदि t से प्रकट कर रहे हैं तो v बराबर x बटा t। माना कि एक वस्तु है जो प्रारंभिक स्थिति x0 से चलना शुरू होती है और t1 समय में वो x1 पर आ जाती है, यहाँ से यहाँ तक आने में लगा समय उसका यदि t1 है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम वेग को प्रकट करेंगे v बराबर x1 माइनस x0 बटे, यहाँ पर सपोज माना कि t0 समय है और यहाँ पर समय है t1, तो समय अंतराल कितना हो जाएगा, t1 माइनस t0। इस प्रकार से भी प्रकट किया जा सकता है। यदि हम सूक्ष्म समय अंतराल की बात कर रहे हैं तो सूक्ष्म समय अंतराल में तय किया गया पथ यदि सूक्ष्म होगा तो उसको हम dx या डेल x से प्रकट करते हैं। तो वेग को ऐसे भी लिखा जा सकता है dx बटे dt, यानी कि सूक्ष्म समय अंतराल dt के अंदर यदि विस्थापन का मान dx है तो v बराबर dx बटे dt होगा। या फिर इसको एक और प्रकार से लिखा जा सकता है, वो है डेल x बटे डेल t। तो जैसा हमने चाल के वक्त भी आपको बताया था कि विभिन्न प्रकार से हम इसे व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं, इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं, इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से देखें तो v बराबर हमने क्या लिखा है, x1 माइनस x0 बटे t1 माइनस t0, या फिर x1 माइनस x0 बराबर क्या हो जाएगा, v t1 माइनस t0, या फिर x1 बराबर आप लिख पाओगे x0 प्लस v t1 माइनस t0। यदि हमें किसी गतिशील वस्तु का वेग पता है, समय अंतराल मालूम है, प्रारंभिक स्थिति अगर x0 है तो अंतिम स्थिति की गणना कर सकते हैं इस समीकरण की सहायता से। दूसरा, जहाँ तक मात्रक का सवाल है तो वेग का मात्रक भी क्या है, मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करते हैं, या फिर इसका व्यवहारिक मात्रक जैसा चाल का है वैसा ही वेग का भी हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। और चूंकि इसमें विस्थापन सदिश राशि है तो वेग भी क्या हो जाएगा, सदिश राशि होगी। तो यह एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि होने से इसका मान धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ध्यान देंगे, किसी भी गतिशील वस्तु की चाल कभी भी शून्य से कम नहीं होगी या शून्य नहीं होगी, उसकी चाल हमेशा शून्य से अधिक ही होगी। परंतु किसी गतिशील वस्तु का वेग शून्य से अधिक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और शून्य से कम भी हो सकता है। यह चिन्ह पर निर्भर करता है कि विस्थापन किस दिशा में होता है। यदि धनात्मक दिशा में होता है तो हम वेग को धनात्मक मानेंगे,
यदि वस्तु जिस बिंदु से प्रारंभ हुई थी अगर उसी बिंदु पर वापस लौट कर आ जाती है तो उसका वेग 0 मानेंगे। और यदि वस्तु सपोज यहाँ से प्रारंभ हुई, पहले इधर गई 10 मीटर, पलट कर 20 मीटर इधर चली गई, तो अगर इस अक्ष को धनात्मक अक्ष कहते हैं तो यह अक्ष हमारी ऋणात्मक अक्ष कहलाएगी। तो -20 मीटर और यह -10 मीटर, तो विस्थापन हो गया -10 मीटर। और अगर इस दूरी को तय करने में 1 घंटा लगा है तो हम कहेंगे कि -10/1, यानी कि उसका वेग कितना हो गया, -10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये वेग धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो ये हमने वेग के बारे में बात किया। अब हम बात करते हैं कि एक समान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ क्या होता है, कैसे बनता है, उससे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है। वेग समय ग्राफ क्या होता है, कैसे बनता है, उससे क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो जैसे देखा जाए तो गति 2 प्रकार की हुई, एक तो एक समान गति और एक असमान गति। समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो वह गति एक समान गति, और समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो वह असमान गति कहलाती है। तो हम सबसे पहले तो बात करेंगे एक समान गति के बारे में, अगले वीडियो में हम असमान गति के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ क्या होता है इस पर बात कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं कि एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ खींचने के लिए हम 2 अक्ष बनाते हैं। एक हमारी एक्स अक्ष है जिसको हम समय अक्ष कहते हैं, समय को t से प्रकट कर दें, और ये हमारी स्थिति अक्ष है। ये किसी भी वस्तु की स्थिति को व्यक्त करेगी, तो ये हमारी स्थिति अक्ष हो गई। तो x अक्ष पर हमने समय लिया है, y अक्ष के ऊपर हमने वस्तु की स्थिति ली है। तो माना कि t बराबर ये 0 समय हुआ, तो 0 समय के ऊपर वस्तु की स्थिति यहाँ है। अब चूंकि समान समय अंतराल में वस्तु समान दूरी तय करेगी, इसलिए हमने कुछ समय अंतराल ले लिए हैं। ये हमारा समय t1 है, ये समय t2 है, ये समय t3 है, ये समय t4 है। यहाँ से वस्तु चलना प्रारंभ करे तो t1 समय में वो यहाँ आ जाती है, t2 समय में वो यहाँ आ जाती है, t3 समय में वो यहाँ आ जाती है, t4 समय में वो यहाँ आ जाती है। तो इस प्रकार से यदि हम इन सभी बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें इस प्रकार की एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ये बताती है कि t1 समय में, t2 समय में, t3 समय में और t1 समय में, t4 समय में वस्तु की स्थितियाँ क्या थी। तो आप देखेंगे कि समान समय अंतराल है अगर, तो ये जो स्थितियां हैं इसको हम x0 कह देते हैं। ये स्थिति है x1, ये स्थिति है x2, ये स्थिति x3 और ये वाली स्थिति है इसकी x4। तो समान समय अंतराल में ये जो वस्तु है ये समान दूरियां तय कर रही हैं। देखिए आप, ये दूरियां जो है समान है, इसलिए चाल कैसी कहलाएगी, एक समान चाल कहलाएगी, यानी कि गति एक समान गति कहलाएगी। और ये वाला जो ग्राफ है ये किसके मध्य खींचा गया है, स्थिति और समय के मध्य। अब आप देखें, हम एक काम करते हैं, यहाँ से एक समय अक्ष के सापेक्ष इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करते हैं। इस बिंदु को मैं नाम देता हूँ A, इसको B दे देते हैं और इस बिंदु को नाम देते हैं C। तो यदि हम इस समकोण त्रिभुज में देखें ABC में, तो क्या मिलता है, ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। ये वाला कोण थीटा कोण कहलाता है, और हमने पहले भी कहा था कि ये स्लोप कहलाता है इस ग्राफ का। तो ये इस ग्राफ का स्लोप हुआ, ये थीटा कोण हुआ। तो यहाँ पर देखिएगा कि tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि BC बटे आधार क्या है, AB। ये आधार हुआ और ये लंब हुआ। अब BC यानी कि पोजीशन जो है, स्थिति है x4 माइनस x1, tan थीटा बराबर x4 माइनस x1, और AB क्या है, T4 माइनस T1। T1 समय पर स्थिति x1 है, T4 समय पर स्थिति x4 है। तो ये हो गया विस्थापन और ये हो गया समय अंतराल। तो विस्थापन बटे समय अंतराल क्या होता है, वेग होता है। तो वेग की परिभाषा से
परिभाषा से हम इसको क्या लिख सकते हैं, वे लिख सकते हैं, यानी कि v बराबर टेन थीटा। देखिए एक अच्छा सा संबंध आ गया कि स्थिति समय ग्राफ का जो ढाल होता है, जो स्लोप होता है, वो उस वस्तु के वेग को प्रकट करता है। एक समान चाल में इस प्रकार से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं कि जो स्लोप होगा, जो ढाल होगा, यानी कि टेन थीटा, वो किसको व्यक्त करेगा, वेग को प्रकट करेगा, या फिर इसको चाल भी कह सकते हैं। देयर इज नो मैटर, वेग या चाल दोनों एक ही हो सकता है। यदि हम इसको विस्थापन नहीं कहते हुए दूरी कहेंगे तो चाल हो जाएगी, यदि विस्थापन कहेंगे तो क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। तो वेग बराबर टेन थीटा ये हमें प्राप्त होता है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है कि स्थिति समय ग्राफ जो है वो हमें क्या प्रदान करता है, हमें उस वस्तु के वेग के बारे में जानकारी प्रदान करता है कि वेग का मान टेन थीटा के बराबर होगा। अब आइए अपन वेग और समय ग्राफ की बात कर लेते हैं कि वेग और समय ग्राफ क्या होगा। तो यहाँ पर x अक्ष पर समय ले लेते हैं और y अक्ष के ऊपर वेग को ले लेते हैं। ये वेग को व्यक्त कर रहा है। ये 0 समय, t1 समय, t2 समय, t3 समय। अब चूंकि गति कैसी है, एक समान गति, एक समान गति के अंदर वेग बदलेगा क्या, बिल्कुल नहीं बदलेगा, यानी कि वेग का मान तो नियत है। चाहे आप इस त्रिभुज की बात करें तो भी ये थीटा है, इस त्रिभुज की बात करें तब भी ये कोण थीटा ही है, ये वाले त्रिभुज के लिए भी ये कोण थीटा है। तो चूंकि थीटा जो है आप देख रहे हो इस ग्राफ में सभी त्रिभुजों के लिए समान है, इसलिए वेग का मान भी समान है। तो 0 समय के ऊपर वेग का मान v है, t1 समय के ऊपर भी v है, t2 समय पर भी v है और t3 समय पर भी v है। यानी कि एक समान गति के लिए वेग और समय का जो ग्राफ होगा वो सरल रेखा होगा और समय अक्ष के समानांतर होगा। ठीक, तो ये इस चीज़ को व्यक्त करता है, माना कि ये समय t1 है, ये समय t2 है, ये समय t3 है। अब एक काम करते हैं कि माना कि ये t1 समय हमने यहाँ पर एक आयत की कल्पना की, a, b, c और d। तो आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल हमें क्या जानकारी देगा, देखिएगा आप। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब इसकी लंबाई कितनी है, आप चाहो तो इसको लंबाई मान लो या फिर इसको लंबाई मान लो, किसी को भी मान सकते हैं हम। तो यहाँ पर वेग का मान v है, तो यहाँ पर वेग का मान 0 है। तो लंबाई को अगर हम ये मान लें तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, ba, और चौड़ाई क्या हो जाएगी, ad। अब BA क्या है, BA है v माइनस 0 और AD क्या है, AD है T3 माइनस T1, यानी कि v गुणित T3 माइनस T1, ये समय अंतराल। तो वेग गुणित समय बराबर क्या होगा, अगर अपन वेग की परिभाषा देखें तो देखो वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो अगर वेग और समय का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वेग गुणित समय क्या व्यक्त करेगा, ये विस्थापन को। तो इसका मतलब ये वेग और समय का गुणा है, तो ये किसको व्यक्त करता है, विस्थापन को व्यक्त करता है। कौन सा विस्थापन, जो t1 से लेकर t3 समय के बीच में वस्तु ने प्राप्त किया है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि t1 से t3 समय अंतराल में समय अंतराल का विस्थापन है ना, ये इसको व्यक्त कर रहा है। यदि इस विस्थापन को s से प्रकट कर दें तो मैं यहाँ लिख सकता हूं कि s बराबर आयत ABCD का क्षेत्रफल। कहने का मतलब यह हुआ कि वेग और समय का ग्राफ विस्थापन को व्यक्त करता है। तो वेग समय अक्ष के साथ में जो क्षेत्रफल बनाती है वो क्षेत्रफल विस्थापन को व्यक्त करेगा। तो आज इतनी ही बात करते हैं, अगले वीडियो के अंदर हम त्वरण तथा असमान गति के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।